सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। साल 2019 शुरू हो रहा है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए मुनाफे भरा साबित होगा। और इसमें आपकी पूरी मदद के लिए हमारे साथ आज बाजार के दो दिग्गज एक साथ जुड़े हैं। हमारे साथ रमेश धमानी जी हैं स्टूडियो में और साथ ही रामदेव अग्रवाल जी भी। स्वागत है आप दोनों का ही। आप दोनों से मिलकर के हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2019 का साल बाजार के लिए कैसा होगा। धमानी साहब आपसे शुरुआत करेंगे। 2018 के साल में लोग काफी परेशान हुए, बाजार ने काफी रुलाया, लेकिन जाते जाते उम्मीद की किरण जाग गई है। आखिरी कुछ हफ्ते बहुत ही शानदार रहे हैं। क्या ये हम कहें कि नई सुबह होने वाली है, इसका संकेत है और 2019 में बाजार में और हरियाली आएगी? नई सुबह तो नहीं, ये जो बुल मार्केट है प्रदीप जी 2013 में शुरू हुआ था, जो अभी हाल में अक्टूबर में इतना भयानक करेक्शन आया, लोग डर गए, लेकिन ये करेक्शन ही था। ये बुल मार्केट का मेरे हिसाब से अंतिम संस्कार नहीं था। ये करेक्शन होते रहते शेयर बाजार में, वो एक करेक्शन था, वो खत्म हो गया। आप देखिए जब स्टेट इलेक्शन खत्म हुए तो उस टाइम बाजार पे सबने सब कुछ फेंक दिया था। आरबीआई के गवर्नर चले गए, बीजेपी 3 इलेक्शन हार गई थी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे, डाउ घट रहा था और बाजार 3 दिन में 1000 पॉइंट वापस बढ़ गया। दैट इज इंडिकेटिव ऑफ बुल मार्केट ट्रेंड, नॉट अ बेयर मार्केट ट्रेंड। तो मेरे हिसाब से जो बुल मार्केट शुरू हुआ था 2013 में वो अभी तक कायम है और वो 2019 में शायद थोड़ा जोर पकड़ेगा। और जोर पकड़ेगा, आप भी सहमत हैं रामदेव जी? मुझे भी ऐसा लगता है कि जो इंडेक्सेस अप 3-4%, सो बेसिकली 18 जो है पूरा फ्लैट रहा। सो आई थिंक थोड़ा स्टेज सेट हो गया है इसमें। पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से ऑयल प्राइस बीइंग डाउन सिग्निफिकेंटली एंड ट्रेंडिंग डाउन $54-55 में, दैट वो एक बहुत बड़ा फोर्स जो है वो तैयार कर रहा है कि 19 में होपफुली मार्केट विल बी बेटर। तो धमानी साहब, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल एक अकेला बहुत बड़ा ड्राइवर है हमारे लिए। ऑयल बढ़ गया तो हम जोर से करेक्ट हो गए, ऑयल घटा तो दुनिया के बाजार कहीं भी जाएं, डाउ रोज 500 पॉइंट भी गिरे हम ऊपर चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि ऑयल गिर रहा है। यही एक ड्राइवर आप देख रहे हैं 2019 में सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट यही रहेगा। वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स इज द प्राइस ऑफ ऑयल। आप एकदम करेक्ट बोले, जब ऑयल प्राइस घट गया तो डाउ घटने का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नॉर्मली वी फॉल इन लॉकस्टेप विद डाउ, बट वी आर इन अ वेरी नाइस पोजीशन नाउ प्रदीप जी। ये क्या हो रहा है कि एक तो ऑयल प्राइसेस घट गए, दूसरे फ्लोज दैट वर गोइंग टू डेवलप्ड मार्केट्स विल नाउ स्टार्ट कमिंग बैक टू इमर्जिंग मार्केट्स बिकॉज डेवलप्ड मार्केट्स आर करेक्टिंग आउट देयर। जो ट्रेड वॉर होगी that is impacting a lot of these trade economies. India is a domestic economy, so I think all these things will be positive. Ab India mein of course entering into election cycle which may not be that positive, but that is the wall of worry that the market will have to climb. और मेरा ये मानना है कि स्टेट इलेक्शन को देके ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता जो स्टेट इलेक्शन में वोट करती है और नेशनल इलेक्शन में वोट करती है वो अलग वोट करती है। तो वो नेशनल इलेक्शन फरवरी मार्च में जब पोल्स आएंगे तब मालूम पड़ेगा क्या स्थिति है किसी की। मेरे हिसाब से इससे कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं कि नेशनल इलेक्शन में भी सरकार की हार होगी, बीजेपी की हार होगी। तो आपका अंदाजा क्या है, नेशनल इलेक्शन में किस तरह की सरकार आप देख रहे हैं? It's too early to start saying, because ये मई में है अभी तक इलेक्शन, तो अभी तक बहुत जोर है। बट मेरे हिसाब से स्टेट इलेक्शन से अपन कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि नेशनल इलेक्शन भी उस पलड़े में जाएंगे। We will see how it happens, and I am pretty confident that the government will have a good showing in the national election. एक मोटी राय बाजार में ऐसी लग रही है कि शायद इतना मजबूत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है जैसा कि लोग स्टेट इलेक्शन से अंदाजा लगा रहे हैं। मेरा ये मानना है प्रदीप जी कि कोई भी सरकार है सेंटर में, हिंदुस्तान will grow at 6-7%. It doesn't really matter. We need a government that makes it grow at 9-10%. वो मेरे ख्याल से कोई भी सरकार अभी नहीं दे पा रही अपने को। आप मतलब इस सरकार के भी परफॉर्मेंस से उस हद तक तो फिर निराश हैं? मेरा जहाँ I want India to grow at 9-10% to tackle the employment problems, to lift our standard of living. I don't think we've done the hard decisions necessary to go 9-10%. But broadly, any government in India, because India itself is such a rich market, India itself is such a strong economy, will grow at 7%, 7.5%. तो सरकार बदलने से डरना नहीं चाहिए। एक बार गिरने के बाद 2004 में भी फिर बाजार नए हाइस पे गए और वहां से इनफैक्ट मल्टीप्लाई हुए। ठीक है, तो ये सरकार की चिंता बहुत ज्यादा ना करें, लेकिन क्या अमेरिका की बहुत चिंता करें? धमानी जी, आप बहुत करीब से यूएस मार्केट को ट्रैक करते हैं। वहां लोग कहने लगे हैं कि बेयर मार्केट शुरू हो रहा है, ऐसा लगता है मंदी का बाजार, और फेड ने खुद ही देखिए ग्रोथ रेट काट दी है।
Fed ने कहा दी, Alan Greenspan, former Fed chief, also said we're in a bearish market. A lot of smart people in America saying a bear market. और लग रहा है bear market शुरू हो गया क्योंकि जो FANGs $1 trillion plus stocks हो गए थे वो 15-20 का घट चुके हैं. So जब leadership market की ऐसा हमला हो जाए, ऐसा attack हो जाए, it generally indicates वो भी 10 साल चल चुका है bear market. So and more importantly, I think what the market is just beginning to discount is the uncertainty related to the US Rashtrapati President Trump. Because there is a strong sense that because investigations are now pointing a finger towards him and his family, that he may resign the next year or so. That will create uncertainty. Of course, it's very speculative for me to say that. तो ये बाजार के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? मेरे हिसाब से America में uncertainty is never good for the market. You know, it would mean that a lot of uncertainty. America is a strong country, a lot of institutional support, so they will bounce back. But एक बार जैसे Watergate में हुआ था 74 में, there was a very sharp bear market when Rashtrapati ji Nixon resigned from office and Ford took over. So I think the same thing will happen here. It's already now being discounted with the market. 6 महीने पहले market ignore ही कर रहा था कि Trump शायद resign हो चुके हैं. But I think now there's a stronger possibility that if events continue the way they are, that he may have to resign. May again. लेकिन अमेरिका में जो गिरावट आई है अभी तक हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा है. रामदेव जी, क्या आपको लगता है कि हम डीकपल हो गए वाकई में, अब फिर से वो डीकपलिंग वाली बात चलने लगी है? कुछ डीकपल और नहीं होने वाला है. I mean the FI investors are very large. They own 20% of the market and very large free float. मतलब 40-50% कई जगह मतलब जो blue chips हैं उसके own करते हैं. तो in 12 months flow is extremely important because markets are expensive. 22-23 P multiple for Nifty either is asking for a massive earnings growth or it is asking for massive flow. क्या पता दोनों में आ जाए. दोनों के चांस अच्छे आने के. आपको क्या लगता है? I agree with him. I think there will be a flow from developed markets to emerging markets because clearly the US, Europe are going to slow down. So which will help countries like us who are positioned. And as Ramdev said, because the economy is growing at 7% at least, it can absorb a lot of capital and we need a lot of capital. So, you know, I remain benign, optimistic about the market for these reasons. तो कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन से वो ड्राइवर्स हैं जो ये कर सकते हैं? क्या इंटरेस्ट रेट? I don't know what Ramdev thinks about interest rates. I don't think they're headed far down. Maybe a little bit with oil going down. नहीं, इंटरेस्ट रेट तो डेफिनेट डायरेक्शनली नीचे आना चाहिए. सिर्फ वही सब घूम फिर के ऑयल पे आता है. ऑयल यहाँ स्टेबल रहा 60 के नीचे, 60 इवन 65 के नीचे, तो डिसाइडेडली इंटरेस्ट रेट हैज टू कम डाउन. तो क्रूड पे इस समय दो व्यू हैं. एक अभी भी 85 वाला कैंप है जो कहता है कि नहीं वो तो पॉलिटिकली मैनेज फिर से कहीं हो गया, फिर कंसेंसस बन गया तो फिर 85, और दूसरा जो इस समय चल रहा है तो लोग कहते नहीं अब तो ये 40-45 वाले जोन में जा रहा है. आप लोगों का क्या व्यू है? I'm happier between 50 and 60. I think there are a lot of changes. जो oil की जो demand थी, first it will slow down because Western and European economies are slowing down, so demand will slow down there. And secondly, very subtly but very slowly, there's a shift towards non-fossil based sources. For example, electric cars, solar power, whatever. So over long term, I think the price of oil will remain below 60, and if they remain, that really helps India because we're still a large consumer of कच्चा तेल. तो मैं ये देख रहा था कि इस साल 2018 में $72 का एवरेज ब्रेंट का प्राइस रहा है. पिछले साल 2017 में ये 55 था और उसके पहले 16 में 45 था. तो 2019 के लिए आपकी क्या उम्मीद है रामदेव जी? 45, 55 एंड 72. मुझे लगता है 55-60 के बीच में होना चाहिए. और यदि वो हुआ तो इट्स अ गोल्डन पीरियड. 12 months will have a honeymoon in the market. Fantastic. I mean, that itself is more powerful than many other forces. Then उसके पास मेरे क्या लगता है, जो आपने पूछा अर्निंग्स कहाँ से आ सकता है, सो 2-3 सी अर्निंग्स कहाँ गया. आप देखें 4 साल पहले के अर्निंग्स और अभी में कंपेयर करें तो एक्चुअल में क्या हुआ है, 2014 से 2017-18 तक जो 4 लाख करोड़ का टोटल लिस्टेड कंपनी का प्रॉफिट होता है 4000 कंपनी का, वो 4 लाख से बढ़कर सिर्फ 4.5 लाख हुआ. पूरे 5 साल में 10% बढ़ा है सिर्फ. हाँ, और जीडीपी 50%. पहले के 5 साल में कितना बढ़ा था? It was growing at 12% per year. 10-12% करीब डबल हुआ होगा. हाँ, 2 लाख वाला 4 लाख हुआ और फिर 5 साल में सिर्फ 4 का 4.5 लाख. 4.5. ये सबसे बड़ा प्राइस है बाजार का. तो ये जो कैसे बढ़ेगा? अब इसमें क्या है कि 2-3 फैक्टर हैं. एक तो पीएसयू बैंक जो 40-50 हजार को कमाती थी वो 80-90 हजार करोड़ का घाटा हो गया है. सो व्हाट इज अ व्यू ऑन दैट कि भाई विल दे फाइनली टर्न अराउंड? सेकंड, अच्छा दे विल टर्न अराउंड इफ द इकोनॉमी टर्न्स अराउंड. सेकंड, टेलीकॉम इट्स अ वेरी लार्ज सेक्टर. जहाँ पर 20-30 हजार करोड़ नफा होता था वहां पर 40-50 हजार करोड़ का घाटा हो गया. तो ये दोनों सेक्टर का अच्छा चांस है कि दे मे टर्न अराउंड इन नेक्स्ट 12 to 18 months. So that swing factor will come. Second, capex boom.
8-10 साल से इतना एक्सेस कैपेसिटी था 2003 से 8 के बीच में, पावर, स्टील, सीमेंट, ये तीनों जो सबसे ज्यादा जो कैपेक्स लेते हैं वो तीनों में एडिशनल कैपेसिटी आया नहीं है। उसके बाद फिर सब सुप्रीम कोर्ट ये वो, एंड देन ये अभी आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हुआ, वो सब करके अभी क्या हो गया है, देखिए स्टील में आप शॉर्ट हो गए हो, ये इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर नाउ, सो इस और सब स्टील कंपनी बिक के जो है ना अच्छे हाथ में चले गए। तो मेरे ख्याल से स्टील में इन्वेस्टमेंट बहुत जोर से चालू होगा। जो एग्जिस्टिंग प्लांट है वहां पर रिवैम्प होगा, एडिशनल कैपेसिटी लगेंगे और नए भी हो सकता है कि आए। फिर उसके बाद आप सीमेंट आप देख रहे हैं, ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ रहे हैं। बचा है पावर। अभी पावर में क्या जो एक्सेस कैपेसिटी है मेरे को लगता है नेक्स्ट 12 मंथ्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा वो। अच्छा, आपको पावर में 24 से 30 महीने का गैप चाहिए, तो आपका 19-20 20-21 में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रन इनटू शॉर्टेज, देयर विल बी पावर बूम। तो उसके मद्देनजर रखते हुए तो जो स्ट्रॉन्ग पावर कंपनीज हैं वो दे विल स्टार्ट, मेरे ख्याल से मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर आपको पावर कंपनीज में भी कैपेक्स दिखेगा। सो फिर हो गया, फिर ये तीनों में भी कैपेक्स चालू हुआ तो जो नॉर्मल कैपेक्स है वो तो रहेगा। सो आई थिंक वी आर सेटिंग द स्टेज फॉर अ वेरी गुड, वेरी हेल्दी इकोनॉमी अक्रॉस, यू नो। सो इंटरनल इकोनॉमी में वो ग्रोथ रहेगा, एंड मेरे को लगता है कि एनपीए साइकिल विल आल्सो कम टू एन एंड बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो तो अब बढ़ने तो बंद हो गए करीब ऐसा लग रहा है। हाँ, प्रोविजन भी बहुत हो गया है, रेजोल्यूशंस भी काफी हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है 19-20 जो है ना ये सब सेक्टर में टर्न अराउंड है। टेलीकॉम का मेरे पास व्यू नहीं है कि वेदर इट विल बी 19-20 विल टर्न अराउंड, 20-21 विल टर्न अराउंड, बट वहां भी तो इस कैपेक्स साइकिल का अगर फायदा उठाना है तो किस तरह के स्टॉक सेक्टर्स हैं जहां पे निवेश करना चाहिए फिर? सो जैसे क्या है, जितने कैपिटल गुड्स रिलेटेड सेक्टर्स हैं, जैसे आपके कमर्शियल व्हीकल्स हैं या एल&टी जैसे कंपनी जो प्रोजेक्ट्स मिलती हैं, लॉट ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स हैंडलिंग कंपनीज जिनके पास इक्विपमेंट के ऑर्डर आते हैं या ईसीवी का ऑर्डर आते हैं, वो सब रोड मेकिंग कंपनीज आपके सबको ऑर्डर मिलेगा और एक्चुअली दिख भी रहा है। लेकिन बाजार का मूड नहीं है कि उन कंपनीज को पी मल्टीपल बढ़ाएं, 8, 10, 12 के पी में सब मिल रहे हैं क्या, मतलब सी यू हैव टू लुक एट वेयर इज द पेसिमिज्म। तो ये सब सेगमेंट्स में अभी बहुत पेसिमिज्म है, यू नो, नोबडी लाइक, आई मीन आपको 70 का पी का कंज्यूमर कंपनी को 90 का पी कर देंगे, लेकिन 7 का पी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का 5 का पी हो रहा है। तो ये जो माहौल है ये टर्न होगा कभी कभी, फ्रॉम पेसिमिज्म इट विल गो टू ऑप्टिमिज्म, एंड ऑप्टिमिज्म जहां पर बहुत ज्यादा है वो वहां पर भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, मतलब बाजार ही परफॉर्म करेगा, कंपनीज परफॉर्म करेंगी। ओके, दवानी जी आपकी थीम क्या है 2019 की? I agree with what Radha says, but I like sectors which he doesn't like, I'm sure. I've always been very fond of public sector stocks. And while I think government has done some poor decisions in public sector, अभी हाल ही में 2-3 railway PSUs are delisted. You go and visit those companies, they have a very strong order book. They're spending, capital expenditures going on out there, very strong earnings, good dividend yields, and trading at single-digit multiples. So बोलते हैं ना single digit multiples क्यों शेयर मिल रहे हैं, ये लोग नहीं लेते हैं इसके लिए मिल रहे हैं हम लोग को। So I like those shares. मैंने काफी पैसा बनाया previously in PSU shares. मुझे लगता है next round of PSUs have been disinvested and the market is ignoring them. And the government has mandated, मतलब mandate के 30% pay out करो, buyback करो, bonus दो. What more do investors want? And the business visibility looks good for next 1, 2, 3 years. The business visibility looks good. तो जो नए PSU जो disinvest हुए ना, थोड़े रेलवे के हैं, थोड़े स्टील में, थोड़े अलग-अलग जगह हैं. I tend to like those this thing. And the other themes I like quick service restaurants. I think as India urbanizes, as India becomes disposable income increases, women घर से बाहर काम करेंगे. I think those companies will do well.